कुछ दिन पहले मैंने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के बारे में गवर्नमेंट का साइट कवर किया था। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, इस कहानी का दूसरा साइड भी है जो आज हम अपने एडिटोरियल एनालिसिस में कवर करने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल स्टेट कंट्रोल ओवर सिविल सोसाइटीज़, यानी ये बिल गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटीज़ पर जैसे एनजीओज, ट्रस्ट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर और ज़्यादा कंट्रोल बढ़ाने की बात कर रहा है। तो क्रिटिक्स का कहना है कि प्रपोज चेंजेस गवर्नमेंट को इतनी वाइड पावर दे सकता है कि फॉरेन फंडिंग की मॉनिटरिंग हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो चुका है, इसके बीच का डिफरेंस ख़त्म हो सकता है। स्टोरी में और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जुड़ गए हैं, जैसे यूएस लॉ मेकर्स ने भी प्रपोज एफसीआरए चेंजेस पर क्रिटिसिज्म रेज किया है। इंडिया ने इन रिमार्क्स को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि इंडियन लेजिस्लेशन इंडिया की इंटरनल मैटर है और पार्लियामेंट ही इस पर डिसीजन लेगा। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को करंट फॉर्म में विड्रॉ करने की डिमांड करते हुए रेजोल्यूशन भी पास किया है और मिजोरम में भी बिल को लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं। और अब गवर्नमेंट ने भी इस बिल पर यू टर्न ले लिया है। बिल को आगे बढ़ाने की बजाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का डिसीजन लिया गया है। तो आज हम समझेंगे कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल में ऐसा क्या है जो इतना कंट्रोवर्शियल है, और यूएस लॉ मेकर्स भी इस बिल के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, और इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड दिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट का जेपीसी के पास बिल को रेफर करना इतना इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रॉम ओवरसाइट टू ओवर रीच। एडिटोरियल का कहना है कि ये बिल ओवरसाइट से ओवर रीच के रूप में आगे बढ़ रहा है। ओवरसाइट का मतलब है किसी चीज़ की देखरेख करना या मॉनिटरिंग करना, यानी फॉरेन फंड कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कौन उसका यूज़ कर रहा है। और ओवर रीच का मतलब है अपनी अथॉरिटी की रिजनेबल लिमिट से आगे चले जाना। क्रिटिक्स का कहना है कि एफसीआरए का बेसिक पर्पस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना और मॉनिटरिंग करना है, लेकिन प्रपोज चेंजेस गवर्नमेंट को इतनी पावर दे सकते हैं कि ये सिर्फ मॉनिटरिंग तक लिमिटेड ना रह के ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर भी डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल क्रिएट कर सकता है। और इसी पॉइंट से पूरी डिबेट शुरू होती है। सबसे पहले समझते हैं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 है क्या। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। एफसीआरए का बेसिक पर्पस है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना, यानी कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है, फंड्स किस पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कौन से कंप्लाइंस रूल्स फॉलो करने होंगे। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि प्रपोज चेंजेस से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और क्लियर और मोर इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि प्रपोज अमेंडमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को सिग्निफिकेंटली वाइडर पावर दे सकते हैं, स्पेशली जब बात आती है रजिस्ट्रेशन के लैप्स होने की, कैंसिलेशन की, फॉरेन फंडेड असेट्स की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की, और उन असेट के गवर्नमेंट डेसिग्नेटेड अथॉरिटी के डायरेक्ट कंट्रोल में चले जाने की। और इसी वजह से डिबेट सिर्फ फॉरेन फंडिंग तक लिमिटेड नहीं रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की लिमिट क्या होनी चाहिए। तो अब एक स्टेप पीछे चलते हैं और बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये समझेंगे कि एफसीआरए 2022 अमेंडमेंट क्या था। एफसीआरए हमेशा ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी लॉज रहे हैं, लेकिन 2020 में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए एसबीआई न्यू दिल्ली की डेसिग्नेटेड ब्रांच में अकाउंट का प्रोविजन होना। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की परमिसिबल लिमिट 50% से हटाकर 20% कर दी गई थी। तीसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। और चौथा, गवर्नमेंट की सस्पेंशन रिलेटेड पावर को स्ट्रेंथन किया गया था। क्रिटिक्स का कहना है कि इन चेंजेस का इम्पैक्ट पर्टिकुलरली स्मॉल एनजीओज और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ा है। यानी 2020 अमेंडमेंट्स के बाद एफसीआरए फ्रेमवर्क और स्ट्रिक्ट हो गया था, और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग 2020 के बिल इसी रेगुलेटरी अप्रोच को और आगे ले जाने की बात कर रहा है। तो अब बात करते हैं बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर। सेक्शन 14B। सेक्शन 14B का कनेक्शन है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के सेशन से। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर एफसीआरए सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, रिन्यूअल नहीं होता, या प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस में सर्टिफिकेट सीज हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की एफसीआरए रजिस्ट्रेशन स्टेटस ख़त्म हो सकती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है और उस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से बनाई गई प्रॉपर्टी, उसका क्या होगा। यही नेक्स्ट प्रोविजन को और कॉन्ट्रोवर्शियल बनाता है। अब समझते हैं सेक्शन 60A, जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है इस बिल का। बिल के अकॉर्डिंग जब एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सरेंडर या स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में सीज हो जाता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनाई गई प्रॉपर्टी
प्रोविजनली वेस्ट कर सकते हैं एक डेसिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। इसका सिंपल मतलब समझिए, प्रोविजनल वेस्टिंग मतलब टेम्प्रेरी कंट्रोल, यानी सर्टन सर्कमस्टांसिस में ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन फंडेड असेट्स गवर्नमेंट डेसिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में जा सकती है। यानी सरकारी अथॉरिटीज़ कुछ समय के लिए इन असेट को कंट्रोल कर सकती है, अथॉरिटीज़ प्रॉपर्टी का प्रोसेशन ले सकती है, और कुछ सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का सवाल भी आ रहा है। लेकिन यहाँ बिल में एक दूसरा पहलू भी है। अगर निर्धारित समय के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल या रिस्टोरेशन ले लेती है तो बचा हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और असेट्स वापस मिल सकते हैं। लेकिन अगर निर्धारित समय में रिस्टोरेशन या री रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो असेट परमानेंटली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं। यानी बाद में इन असेट को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र कर सकती है, सेल कर सकती है, और सेल किया हुआ फंड कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो सकता है। अब समझिए कि क्रिटिक्स को सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है। उनका सवाल है, क्या रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट को इतना बड़ा कंट्रोल मिलना चाहिए? अब सिर्फ लीगली ही नहीं, ग्राउंड पर भी इसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट होगा। जैसे फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के पास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स और वेलफेयर सेंटर्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। अगर उसकी प्रॉपर्टी टेम्परेरीली या परमानेंटली गवर्नमेंट कंट्रोल में चली जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक सकता है और उसमें दिक्कत आ सकती है। और इसका असर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ेगा, उन लोगों पर भी पड़ेगा जो इसकी सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड वेलफेयर, न्यूट्रिशन और दूसरे चैरिटेबल काम। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि फॉरेन डोनर्स का पैसा अक्सर ज़रूरतमंद लोगों और पब्लिक वेलफेयर के लिए आता है। तो अगर किसी विवाद या प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कत की वजह से पैसे और प्रॉपर्टी का कंट्रोल बदल जाता है तो डोनेशन जिस काम के लिए लाया गया था या डोनेशन जिस काम के लिए दिया गया था उसका असली पर्पस फेल हो सकता है। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बिल का वो है लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी। FCRA लाइसेंस कैंसिल होते ही इसका डायरेक्ट असर उन लोगों पर पड़ता है जो इन NGOs पर डिपेंड करते हैं। कैंसिलेशन से जो काम रुक जाते हैं उनमें शामिल हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन, न्यूनेटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यूथ स्किल डेवलपमेंट, और अफेक्टेड एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कीम तक एक्सेस रुक जाता है। 2014 मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट के हिसाब से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करती है 27 लाख जॉब्स और 34 लाख फुल टाइम वॉलंटियर्स। ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा है। और एक सेपरेट सर्वे ऑफ 515 NGO में पाया गया है कि 47% NGOs उन इलाकों में एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्सेस हैं जहाँ पे NGOs काम करते हैं। इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा है, अराउंड 2% ऑफ GDP। और जब लाइसेंस रिवोक होता है तो रफली 4 लाख से 8 लाख इंडिविजुअल पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वाइटल सर्विसेज का एक्सेस खो देते हैं। ये प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत उनके रोज़ के काम में दिक्कत पैदा कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के फ्रेमवर्क में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बढ़ने की बात की गई है कि फंक्शनरीज और ऑफिस बेरर की जिम्मेदारी से जुड़े प्रोविजंस भी सवाल उठा रहे हैं। अब एक सिंपल कैलकुलेशन समझिए, अगर गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, इन्वेस्टिगेशन और एसेट्स के मैनेजमेंट इन सब स्टेज पर इतनी पावर बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट के पास फैसला लेने की पावर भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और यही एक टर्म आता है चिलिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को हर वक्त ये डर लगा रहे कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है तो वो अपना सही और कानूनी काम करने से भी पीछे हट सकते हैं। यही डर का माहौल ही उनके काम करने से रोकने लगेगा। तो लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी में क्रिटिक्स कुछ सीधे सवाल पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए क्लियर टाइम लिमिट क्या होगा? अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो रीज़न कितना साफ बताया जाएगा? जिस ऑर्गेनाइजेशन पर एक्शन हुआ है क्या उसको अपनी बात रखने का प्रॉपर मौका मिलेगा? और अगर नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न देकर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती तो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के फैसले को कैसे चैलेंज करेगी? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल प्रिंसिपल ये है, जितना पावर उतनी ही मजबूत रोकथाम और कानूनी सुरक्षा भी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने, प्रॉपर्टी का कंट्रोल लेने और बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या सेल करने की पावर है तो उस पावर का मिसयूज़ रोकने के लिए भी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म होने चाहिए। तो अब बात करते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर इसका क्या इफेक्ट होगा? क्रिटिक्स पर्टिकुलरली क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर पॉसिबल इम्पैक्ट को लेकर कंसर्न है। इंडिया में क्रिश्चियन रन स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन काफ़ी जगह काम कर रहे हैं। केरला और तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। क्रिटिक्स का कंसर्न है कि FCRA रजिस्ट्रेशन लैप्स, रिन्यूअल डिले या कैंसिलेशन का असर इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनिंग पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, बिल ऑफिशियली किसी रिलीजन के लिए अलग अलग रूल नहीं बना रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि FCRA का फ्रेमवर्क फेथ न्यूट्रल है, मतलब सेम रूल्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई होते हैं।
तो असली डिबेट क्या है? क्या कागज़ पर सबके लिए एक जैसे लॉ होने के बावजूद ज़मीन पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर इसका असर ज़्यादा हो सकता है? यही सवाल क्रिटिक्स रेज़ कर रहे हैं। अब स्टोरी में इंटरनेशनल एंगल भी आ गया है। कुछ यूएस लॉ मेकर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस रैली मोर और सेनेटर जेम्स रिच ने एफसीआरए बिल को लेकर क्रिटिसिज्म्स किए हैं। उनका कहना है कि प्रपोज प्रोविजन का असर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस चैरिटीज़ पर सीरियस हो सकता है। खास तौर पर वो उन प्रोविजंस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जिनमें गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी के कंट्रोल की बात की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि अगर रिलीजियस चैरिटीज़ और इंस्टीट्यूशन प्रभावित होते हैं तो इसका असर इंडिया यूएस रिलेशन पर भी पड़ सकता है। तो अब इंडिया का रिस्पॉन्स इस पे ये था कि इंडिया के डोमेस्टिक लॉज बनाना इंडिया की पार्लियामेंट का मैटर है। इंडिया ने ये भी कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना सिर्फ इंडिया की प्रैक्टिस नहीं है। दुनिया की कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रेगुलेट किया जाता है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इससे अफेक्ट हो रहे हैं? तो क्रिटिक्स का कहना है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट जैसे ब्रॉड वर्ड्स के बेसिस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फैसला लेने की छूट मिलती है तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। खासतौर पर जब ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटीज़ राइट, ट्राइबल वेलफेयर, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स या पब्लिक एडवोकेसी जैसे एरियाज़ में काम करते हैं। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को ये लगे कि गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है तो वो अपने सही और कानूनी काम करने से पीछे हट सकते हैं। तो वही चिलिंग इफेक्ट की बात हो रही है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इम्पैक्ट होंगे वो है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी और मनमाने सरकारी एक्शन से प्रोटेक्शन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम। आर्टिकल 25 एंड 26 धार्मिक स्वतंत्रता और रिलीजियस डिनोमिनेशन का राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े राइट्स। आर्टिकल 300A प्रॉपर्टी से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल एक लाइन में क्या है? क्या स्टेट फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या रेगुलेशन के नाम पर गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और प्रॉपर्टी पर इतना बड़ा कंट्रोल मिल जाना चाहिए कि उनकी ऑटोनॉमी ही प्रभावित हो जाए? यही बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे गवर्नमेंट के यू टर्न की। गवर्नमेंट ने बिल को सीधा पास कराने की बजाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को रेफ़र करने की बात की है। लोकसभा ने बिल को जेपीसी को रेफ़र कर दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जेपीसी के पास भेजने का मतलब बिल को वापस लेना या रिजेक्ट करना नहीं है। बिल ख़त्म नहीं हुआ है। अब बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी और डिटेल में देखेगी और उसकी प्रोविजन को समझा जाएगा। जो सवाल कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहे हैं उनको देखा जाएगा, सजेशंस और कंसर्न्स पर भी बात होगी और उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो कंक्लूजन में यही कहेंगे कि एफसीआरए बिल की एक पूरी डिबेट को अगर एक लाइन में समझना है तो ये डिबेट है सख्त नियंत्रण और मजबूत सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना। गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन फंडिंग का प्रॉपर हिसाब होना चाहिए। पहले पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है इसका पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन फंडिंग के गलत इस्तेमाल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन क्रिटिक्स की चिंता है कि अगर गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए तो सिविल सोसाइटी की इंडिपेंडेंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और प्रॉपर्टी राइट्स पर असर पड़ सकता है। अब जेपीसी के पास बिल जाने से पार्लियामेंट को इस पूरे बैलेंस को और डिटेल में देखने का मौका मिलेगा और यूपीएससी के लिए यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को कितना पावर मिलना चाहिए और उस पावर का कितना मजबूत रोकथाम होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है बजाय इसके कि फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं। तो इस इशू पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय बिल्कुल कमेंट में दीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।